नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अस्थमा और दमा के बारे में। अस्थमा के कारण, लक्षण, ट्रीटमेंट और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब बताने की कोशिश करूंगा आज की वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप चैनल में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे। अस्थमा एक कॉमन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है जो कि 4% एडल्ट और 2% चिल्ड्रंस में इंडिया में देखने को मिलता है। बढ़ते पोल्यूशन के कारण अस्थमा दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अस्थमा मेल में ज़्यादा देखने को मिलता है फीमेल की तुलना में, और जिन एडल्ट पेशेंट में अस्थमा की प्रॉब्लम है, उनमें से 5% लोग ऐसा है जिनको बचपन से ही अस्थमा की प्रॉब्लम है। क्योंकि अस्थमा एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है, तो इस प्रॉब्लम को अच्छा से समझना, जानना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अस्थमा के कई कारण हैं, जैसे कि अगर किसी पेरेंट्स को जेनेटिकली अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो उनके बच्चों में 6% चांसेस ज़्यादा रहता है अस्थमा होने की। लेकिन जो मोस्ट कॉमन कारण है, वो है एनवायरमेंटल फैक्टर, क्योंकि अस्थमा एक टाइप ऑफ एलर्जी है, एलर्जिक रिएक्शन है, और ये एलर्जेंट फूल की पॉलन ग्रेन हो सकता है, डस्ट हो सकता है, पोल्यूटेड एनवायरनमेंट हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ फूड हो सकता है जैसे कि आइसक्रीम हो सकता है, और जो बच्चे या फिर लोग एनिमल के साथ खेलते हैं, कुत्ते बिल्ली के साथ खेलते हैं, ये एलर्जन उससे भी हो सकता है। जब लोग सांस लेते हैं, तब ये एलर्जन सांस की जो नली है वहां जाते हैं और जाके एलर्जिक रिएक्शन करता है, और ये एलर्जिक रिएक्शन के कारण वहां इन्फ्लेमेशन होता है, इडिमा होता है, सिक्रेशन बढ़ जाता है, और सांस लेने की जो नली है वो सिकुड़ जाता है, नैरो हो जाता है। और सांस की नली जब नैरो हो जाते हैं, तब पेशेंट को सांस लेने और छोड़ने में तकलीफ होता है। सांस लेने से ज्यादा छोड़ने में पेशेंट को तकलीफ होता है। और ये एलर्जिक रिएक्शन एलर्जेंट एक्सपोजर के 10 मिनट के भीतर भी हो सकता है, या फिर 3-4 घंटा के बाद भी हो सकता है। नॉर्मली ज्यादातर एस्थमेटिक पेशेंट को कुछ सिम्टम्स देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जब कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर की सामना करता है, तब पेशेंट को अस्थमा की सिम्टम्स देखने को मिलता है। और ये ट्रिगरिंग फैक्टर जब आपको सर्दी होता है, जुकाम होता है, वायरल इन्फेक्शन के कारण, तब भी आपको अस्थमा हो सकता है। जब मौसम बदलता है, तब भी आपको अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ इमोशनल स्टेट में, जैसे कि ज़्यादा रोने में भी आपको अस्थमा के सिम्टम्स आ सकते हैं। जब कुछ आप एक्सरसाइज करने जाते हैं, तब भी आपको अस्थमा के सिम्टम्स आ सकते हैं। और जब आप कुछ ठंडी चीज़ें खाते हैं, जैसे कि आइसक्रीम खाते हैं, तब भी आपको अस्थमा के सिम्टम्स हो सकता है। अस्थमा होने से पेशेंट को चेस्ट टाइटनेस फील हो सकता है, मतलब सीने में कुछ बैठा हुआ है, इस तरह की फील हो सकता है। पेशेंट के गले से एक म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसे बोलते हैं व्हीज। ये डॉक्टर को अच्छा से पता होता है। पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो सकता है, पेशेंट को स्वेटिंग हो सकता है, फिंगर जो है वहाँ क्लबिंग हो सकता है, और पेशेंट को रेस्टलेसनेस फील हो सकता है, ड्राई कॉफ हो सकता है, जो कि रात में ज़्यादा होता है। अस्थमा को डायग्नोसिस करने के लिए पेशेंट को हिस्ट्री पूछा जाता है अच्छा से, कि कितने बार अस्थमा के सिम्टम्स आते हैं, रात को कितने बार आते हैं, एक हफ्ते में कितने बार आते हैं, एक महीने में कितने बार आते हैं। इसके साथ साथ कुछ ब्लड टेस्ट भी कराया जाता है, एक एक्सरे कराया जाएगा चेस्ट का, और एक मशीन है पीक एक्सपायरेटरी फ्लो मीटर, इसकी मदद से भी अस्थमा की डायग्नोसिस किया जाता है। अस्थमा एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है डायबिटीज और हाइपरटेंशन की तरह, तो इसे कंट्रोल में रखना बहुत ही जरूरी है। कुछ घरेलू उपाय मैं बता रहा हूं, जिसको फॉलो करने से आप बहुत हद तक पेशेंट को अस्थमा की प्रॉब्लम होने से बचा सकते हैं। अगर घर में कोई सिगरेट पीता है, स्मोकिंग करते हैं, तो घर में सिगरेट स्मोकिंग करने नहीं देना है, क्योंकि सिगरेट की धुआं से पेशेंट को अस्थमा की प्रॉब्लम होता है। घर में जो कैलेंडर है, बेडशीट है, पेशेंट की जो कपड़े हैं, वो पीरियडिकली धोना है, साफ करना है, क्योंकि वहां जो गंदगी रहता है, डस्ट रहता है, वहां से भी पेशेंट को अस्थमा की प्रॉब्लम होता है। अगर पेशेंट को कुछ इन्फेक्शन हुआ है, तो तुरंत मेडिकेशन लेना जरूरी है। और जब पेशेंट कोई बाहर घूमने जाते हैं, तब मास्क लगा के जाना है, ताकि कुछ पोल्यूटेड एयर आपके अंदर घुस ना जाए और आपको अस्थमा की प्रॉब्लम ना हो।
अगर आप और आपके बच्चे कुछ एनिमल के साथ जैसे कि कुत्ते बिल्ली के साथ खेलते हैं तो उसके साथ खेलने के लिए नहीं देना है, क्योंकि वहां से भी पेशेंट को अस्थमा की प्रॉब्लम होता है। और डॉक्टर ने जो दवाई आपको दिया हुआ है उसका रेगुलर सेवन करना बहुत ही जरूरी है, ताकि आपको बार बार अस्थमा की प्रॉब्लम ना हो। अस्थमा के बहुत सारा मेडिकेशन है, जैसे कि ब्रोंकोडायलेटर है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, थियोफाइलिन है, मैग्नीशियम सल्फेट है। आपको कौन सा मेडिसिन चाहिए ये आपकी डॉक्टर ही डिसाइड करेगा। आपको एक दिन में कितने बार अस्थमा के सिम्पटम्स आते हैं, एक हफ्ते में कितना आते हैं, एक महीने में कितना आता है, उसके हिसाब से अस्थमा को क्लासिफाई किया गया है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि अस्थमा को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, और आपकी अस्थमा की सीवियरिटी के हिसाब से आपको स्टेप वाइज ट्रीटमेंट दिया जाता है। हो सकता है आपको जब अस्थमा के सिम्पटम्स आते हैं तभी एक बार लेना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपको मेडिसिन हर रोज दिन में 2-3 बार लेना भी पड़ सकता है। ये आपकी डॉक्टर, जब आप डॉक्टर के पास जाएँगे, आपकी कंडीशन के हिसाब से ये बता दिया जाएगा कि कितने बार आपको ये मेडिसिन लेना है। अस्थमा की मेडिसिन लेने के भी कई डिवाइस है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन डिवाइस यूज़ किया जाता है वो है मीटर डोज इन्हेलर। जो एडल्ट पेशेंट है या फिर थोड़ा बड़े बच्चे हैं जो मीटर डोज इन्हेलर यूज़ कर सकते हैं, उसको इस तरह की एक डिवाइस दिया जाता है, इसे बोलते हैं मीटर डोज इन्हेलर। बहुत लोग इसे यूज़ करना नहीं जानते हैं। पहले आपको क्या करना है, ये जो कैप है इसको खोल देना है। खोल के ये जो माउथ पीस है इसको मुंह के अंदर लेना है। मुंह के अंदर लेने से पहले आपको एक अच्छा से सांस छोड़ना है। सांस छोड़ने के बाद इसे मुंह के अंदर लेना है। लेने के बाद आपको सांस खींचना है। खींचने के साथ साथ आपको ये जो कैनिस्टर है इसको एक बार दबा देना है। दबाने के बाद मुंह को 5-6 सेकंड के लिए बंद रखना है। बंद रखने के बाद 10 सेकंड के बाद फिर आपको सेम चीज रिपीट करना है, मतलब एक बार में 2 बार लेना है। जो छोटे बच्चे हैं मीटर डोज इन्हेलर यूज नहीं कर सकते हैं, उनके लिए अलग अलग डिवाइस यूज किया जाता है। ये रिजर्वर भी हो सकता है, फेस मास्क भी हो सकता है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। और ये कैसे इस्तेमाल करना होता है, ये जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन करके बता दिया जाता है, ताकि पेशेंट को मेडिसिन अच्छा से लेना आए और वेस्ट ना हो। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए मीटर डोज इन्हेलर यूज कर रहे हैं तो ध्यान रहे एस्थेलिन या फिर ब्रोंकोडायलेटर सिंगल रहने वाला डिवाइस यूज मत करिए। लॉन्ग टाइम के लिए 2 मेडिसिन स्टेरॉइड और ब्रोंकोडायलेटर दोनों दिया जाता है। बहुत लोगों को ऐसा देखा गया है जो लोग सिर्फ ब्रोंकोडायलेटर जैसे कि साल्बुटामोल रहता है जिसमें, वो यूज करने से बाद में ये जाके काम करना बंद कर देता है और पेशेंट को तकलीफ होने लगता है। मान लीजिए कि जब आप एक्सरसाइज करने जाते हैं तब आपको अस्थमा के सिम्टम्स आते हैं। ऐसा सिचुएशन में आपको एक बार मीटर डोज इन्हेलर से मेडिसिन ले लेना है, लेकिन आपको एक्सरसाइज कंटिन्यू करना है। ऐसा देखा गया है कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनको बाद में जाके अस्थमा खत्म हो जाते हैं या फिर ठीक हो जाते हैं। मान लीजिए कि घर में अचानक से आपको अस्थमा की अटैक आ गया, तब आप ऐसा सिचुएशन में क्या करेंगे? आपकी जो मीटर डोज इन्हेलर है उसको 2 पफ अभी मैं जो बताया हूं ऐसे लेना है, 1 मिनट बाद टोटल 10 बार लेना है। 10 बार लेने के बाद अगर आपके सिम्टम्स इंप्रूव होता है, मतलब आपको राहत मिलता है, तब आपको ये इन्हेलर 4 घंटे की बाद यूज करना है। अगर आप 10 बार इस्तेमाल करने के बाद सिम्टम्स इंप्रूव नहीं होता है तब तुरंत आपको डॉक्टर के पास लेके आना होगा। डॉक्टर के पास लेके आने से आप इस वीडियो में देखते हैं पेशेंट को अच्छा से नेबुलाइज किया जाता है, और ये नेबुलाइज करने से कोई खराबी नहीं है। बीच बीच में ये करना पड़ता है ताकि सांस लेने की जो नली है वो खुल जाए और आपको सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो। और आपको एज ए पेरेंट्स या फिर पेशेंट ये ध्यान रखना है कि आपको एक दिन में या फिर रात में कितने बार सिम्टम्स आ रहा है मेडिसिन लेने के बाद भी या फिर बिना मेडिसिन के, और ये नोट डाउन करना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर ये देखेगा कि आपको सिम्टम्स इंप्रूव हो रहा है या नहीं। अगर इंप्रूव नहीं हो रहा है तो हो सकता है ये जो डोज है वो बढ़ाना पड़े, और हो सकता है अगर आपकी सिम्टम्स पहले से घटा है तो ये मेडिसिन की दवाई कम करना पड़े। तो इस चीज का ध्यान रखना है।
अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।